Hello students, today we are going to start with the topic mean free path, mean relaxation time and drift velocity of the free electron. ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा जाता है या एक छोटा सा डेरिवेशन और है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो आयन है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि वो एटम जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो वो प्रेजेंट होता है। और निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये इस मटेरियल के एटम्स हैं। मैं रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है। ये इसके एटम्स हैं, ठीक। अब इन एटम में से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, तो ये मान लीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन एटम से बाहर निकल गए, ठीक है। इस हिसाब से ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। और हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर तब बोलते हैं जब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही चार्ज का कंडक्शन करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जगह रुके नहीं रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मटेरियल के अंदर जो खाली जगह है ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस खाली जगह में लगातार मूव करते रहते हैं। क्योंकि कंडक्टर के पास थोड़ी सी थर्मल एनर्जी होती है और उसी थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो जो बीच की जो खाली जगह है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये लगातार मूव करते रहते हैं। ये लगातार रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने की वजह से जो इनका नेट मोशन होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बार बार अपने डायरेक्शंस को ये बदल रहे हैं। और जब बार बार डायरेक्शंस को बदल रहे हैं तो अगर सबका एवरेज निकाला जाएगा, सारे वेलोसिटीज का एवरेज निकाला जाएगा तो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए इनके पास जो नेट मोशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं लेकिन वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। वो इस तरीके से मूव करते हैं कि अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर दिया जाए तो इस इमेजिनरी प्लेन से वो इलेक्ट्रॉन जितनी बार लेफ्ट टू राइट जाते हैं उतनी ही बार राइट टू लेफ्ट भी आते हैं, जिसकी वजह से जो नेट मूवमेंट ऑफ द चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है और हमें कोई करंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये इसके पीछे का रीजन हो गया। अब आते हैं टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ।
इसको लैम्डा से शो करते हैं हम लोग, जब जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। देखिए इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब द फ्री पाथ, या आप कह लो कि द पाथ कवर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ इलेक्ट्रॉन कवर करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। जैसे मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे था और दूसरी बार कोलाइड यहां पे किया, तो ये 1 और 2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्री पाथ। और आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हर बार कोलिजन में अलग अलग है, जैसे यहाँ थोड़ी सी कम है, यहाँ थोड़ी सी और कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस वाली लाइन में। तो इस तरीके से हम लोग इसका मीन अगर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ का मतलब हो जाएगा द एवरेज या द मीन डिस्टेंस covered by an electron between the two successive collisions। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस बात से किसी को भी? यहां लिख सकते हैं हम लोग द एवरेज एवरेज कोई मीन भी बोलते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब आते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, या सिंपल इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क वाला जो टाउ होता है ना, उसी से डिनोट करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ, ठीक उसी पैटर्न पे द टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां लिख सकते हैं द एवरेज मीन टाइम इंटरवल बिटवीन two successive collisions is called relaxation time। ठीक है,
अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें करंट भी जनरेट होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जो नेट मूवमेंट है, वो एक्चुअल में जीरो हो जाता है, क्योंकि वो रैंडमली अपने डायरेक्शंस को कोलिजन की वजह से वो चेंज करते रहते हैं। चलिए आइए इसमें हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं और उसमें बैटरी लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इसमें हम लोग चलिए बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा कंडक्टर, यहां पे मैं बैटरी लगा दे रहा हूं। ठीक है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V, और ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है। ठीक है, और इस कंडक्टर में ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर में, मालूम है कि कंडक्टर में जैसे ही हम लोग बैटरी लगाएंगे तुरंत उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो उसी चीज को हम लोग समझेंगे कि करंट क्यों तुरंत फ्लो करना शुरू कर दे रहा है। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा और ये हिस्सा निगेटिव होगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होता है, इस तरफ। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है? E इक्वल टू V/L, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर फोर्स लगना शुरू होता है। इनका चार्ज E है, तो फोर्स कितना लगेगा इनके ऊपर? E × E, QE जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये जो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी? इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी? वो 0 थी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इनका नेट मोशन 0 था। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर बैटरी कनेक्ट किए, तो बैटरी कनेक्ट करने से एक फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लेते हैं। ये थर्ड पॉइंट हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। टॉपिक का नाम डाल दें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD से शो करते हैं हम लोग।
when we connect battery across conductor, then electric field E is equal to V by L develops. Due to electric field E, electrons, free electrons, acquires some velocity component opposite to the field. ठीक है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट ये एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से उस साइड वो मूव करता है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ए इक्वल टू एफ बाई एम. एफ का वैल्यू क्या है? ई इंटू ई अपॉन एम, और ई की वैल्यू कितनी है? वी बाई एल. तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ये इतना लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए, जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इतना ई वी अपॉन एम एल, इतना एक्सेलरेशन हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है. और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी. किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक्सेलरेशन लगता है तो वो उसके वेलोसिटी को चेंज करता है, और अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को बढ़ा देता है, और जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा. ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल लाइफ में कि ये एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती नहीं है, वो बल्कि एक कांस्टेंट स्मॉल स्पीड से ही आगे बढ़ता है. तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती है, लेकिन वो बार बार कोलिजन करके वो उस वेलोसिटी को खो देता है. जैसे जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो ये आपस में टकराते भी रहते हैं, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके बीच में, उनसे भी टकराते रहते हैं. और उस कोलिजन की वजह से ये जो भी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गेन किए होते हैं वो लॉस हो जाती है, और इस वजह से वो एक फिक्स कांस्टेंट स्मॉल स्पीड से आगे बढ़ते हैं, और उसी स्मॉल स्पीड को लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सरक रहे हैं ना, भाग नहीं रहे, इसलिए उसका नाम पड़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, इस बात को मेंशन कर दें. बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, a velocity does not increases continuously.
because free electrons collide again and again with each other and positive ions. Hence, whatever the kinetic energy they gain in the electric field lost due to collision. So, free electron moves with some small constant velocity order of few millimeter per second. बहुत छोटी velocity होती है. Inside the conductor. This velocity is called drift velocity. ठीक है. Let tau 1 is a relaxation time in which an electron accelerates from U1 to V1 under electric field. Then फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग? V1 हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है वही निकालने की कोशिश कर रहा है. तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, बाकियों को लिखेंगे और फिर एवरेज निकाल लेंगे. तो V1 इक्वल क्या होगा? U1 प्लस ए टाउ 1. सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ 2 and so on. Now average velocity क्या होगा? सबका एवरेज निकाल लीजिए. V1 प्लस V2 प्लस Vn मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन un प्लस ए टाउ n अपॉन n। इसको सॉल्व करेंगे तो u1 u2 ये सब एक तरफ लिख देते हैं और n को भी इसके नीचे ले लेते हैं, प्लस ए टाउ 1 में एक कॉमन है सब में, तो ए को कॉमन कर लिया, टाउ 2 टाउ n तक अपॉन n। ठीक है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो जीरो होगा, ये वाला ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और इनिशियल मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के पहले, और उस केस में जो नेट एवरेज वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस ए। और ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये एक्चुअल में सारे रिलैक्सेशन टाइम का मीन है। ठीक है, तो इसको लोग बोल सकते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ लिख सकते हैं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी जो मैंने बोला है वही तो है ये, यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दिस इंप्लाइज दैट vd इक्वल टू ए टाउ, और ए की वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मन कहते यहाँ पे ये सब मेंशन कर सकते हैं आप कि वेयर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n इक्वल टू टाउ, मीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और बाकी आप जान रहे हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट तो जीरो होगा क्योंकि मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है, और मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 इसको लिखना था ना, 2 लिख लीजिए।